गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री अचीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबनी आइटम्स? किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया है? तो हमने पढ़ा था कि थर्ड कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी कहाँ पे? हम्पी में। हम्पी कहाँ पे लाई करता है? कर्नाटका स्टेट में। और इसी दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का वर्किंग ग्रुप है उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है जिसमें इन्होंने लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑर्गेनाइज किया लंबनी आइटम्स का, और ये पार्ट था इनके कल्चर यूनाइट्स ऑल कैंपेन का। ठीक है, इसमें एक स्पेशल एग्जीबिशन क्रिएट किया गया जिसमें कि लंबनी एम्ब्रॉयडरी पैचेस को शोकेस किया गया। कहाँ पे? यद्रू बसवन्ना कॉम्प्लेक्स में, जो कि है हम्पी में। और इसका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था वो अटेंड किया मिस्टर प्रहलाद जोशी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स, साथ ही कोल एंड माइंस के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कुछ और यहाँ पे मिनिस्ट्रीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं फॉर एग्जीबिशन ऑफ पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्म्स? जो भी पब्लिक सर्विस अवेयरनेस की फिल्म्स होती हैं उनके एग्जीबिशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने डिफरेंट तरह के प्रिलिमिनरी वर्जन गाइडलाइंस जारी करी हैं रिगार्डिंग द स्क्रीनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्म्स, जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करती है और इनको फिर बाद में जाके डिस्प्ले कराया जाएगा सिनेमा थिएटर्स में। ठीक है, एम क्या है? रेशनलाइज करना इनकी, मतलब SEPSA फिल्म्स की स्क्रीनिंग को सिनेमा थिएटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा कल हमने बात करी थी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट की। इसको कौन रिलीज करता है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इन्होंने हाल ही में इस इंडेक्स को रिलीज किया है 2 सालों के लिए ज्वाइंटली, 2020-21 के लिए और 2021-22 के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि कौन सी डिपार्टमेंट है जो इस इंडेक्स को जारी कर सकती है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। फाइन। फिर हमने कल ये भी देखा था कि GST नेटवर्क को अब फाइनली इंक्लूड कर लिया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। ठीक है, और इसी के साथ GST नेटवर्क इसमें इंक्लूड होने वाली 26th एंटिटी बन चुकी है। तो आपको याद रखना है, अब से GST नेटवर्क को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की एक्ट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। How many people were lifted out of poverty in India from 2005 to 6 to 2019 to 21 as per the Multi-Dimensional Poverty Index? बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 से 2019-21 तक भारत में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI ने रिलीज की है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की लेटेस्ट अपडेट। इसके बारे में हमने कल ही बात करी थी और इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया में पॉवर्टी के अंदर कहीं ना कहीं रिडक्शन देखा गया है काफ़ी हद तक, जिसमें इन्होंने ये भी बताया फर्दर कि 415 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कि पॉवर्टी की कैटेगरी से बाहर निकाला गया है 15 सालों में। और कब से कब तक लेके 2005-6 से शुरू करके 2019-21 तक। ठीक है, तो इन 15 सालों में हमने 415 मिलियन लोगों को पॉवर्टी की लिस्ट से बाहर निकाल लिया है। फाइन। देखिए, इसके अलावा एक डिजीज है जिसका नाम है क्रिमियन कॉन्गो हेमोरैजिक फीवर। ठीक है, किस वजह से ये आजकल चर्चे में है? क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में, और WHO की 9 प्रायोरिटी डिजीज़ में ये वाली डिजीज़ भी शामिल है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो वायरस है CCHF का, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यूरोप, अफ्रीका और जो मिडल ईस्ट के नेशंस हैं उनमें फैल रही है, जिसके बाद यहाँ पे एक तरह से कंसर्न क्रिएट होता है ऑब्वियसली, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लिस्ट किया है अपनी 9 प्रायोरिटी डिजीजेज में। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में तेज़ी से फैल रही है और वो WHO की 9 प्रायोरिटी डिजीज में भी शामिल है, तो इसका नाम है क्राइमियन कॉन्गो हेमोरैजिक फीवर। और इसके अलावा एक सब्सटेंस है जिसका नाम है फॉल्कोडाइन। ये एक तरह का ड्रग है, आप कह सकते हैं। ये किस तरह की मेडिसिन में पाया जाता है आपको ये बताना है। तो इंडिया की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फिलहाल उन्होंने ये प्लान किया है
कि वो अब से एक वार्निंग इशू करेंगे अबाउट द पोटेंशियल रिस्क जो कि एसोसिएटेड हैं फोल्कोडाइन कंटेनिंग कफ सिरप या फिर कोल्ड रेमेडीज से, क्योंकि इसका लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये एक तरह का ओपियोइड है या फिर आप कह सकते हैं ओपियोइड कफ सप्रेसेंट है, जो कि सर्टेन कफ मेडिकेशंस में पाया जाता है। इसका सेडेटिव इफेक्ट होता है और इसको यूजुअली यूज़ किया जाता है ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो आजकल फोल्कोडाइन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक तरह का ड्रग है जो किस मेडिसिन में पाया जाता है, तो आंसर याद रखिएगा कफ सिरप में। ठीक है, Which country announced a national emergency in response to a sharp increase in Guillain-Barré syndrome cases? Guillain-Barré syndrome के मामलों में तेज वृद्धि के जवाब में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है? इस डिजीज की वजह से कौन सी कंट्री है जिसने एक नेशनल इमरजेंसी अपनी कंट्री में लगा ली है? तो ये जो केस है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पेरू कंट्री में फैल रहे थे और यही रीज़न है कि पेरू ने अपनी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दिया है। और ये जो कंडीशन है इसमें ये डिजीज़ इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा टारगेट करती है और जो हमारी नर्व्स हैं उनको अफेक्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद लेटर ऑन जो पर्सन अफेक्टेड है इस डिजीज़ से उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। यूजुअली देखा गया कि ये जो सिंड्रोम है बहुत रेयर है, बहुत ही कम पाया जाता है ये सिंड्रोम किसी में, लेकिन पेरू कंट्री में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसका रेशियो अगर हम देखें तो 1 लाख लोगों में लगभग 1 या 2 केसेज ऐसे हमें मिलते हैं हर साल। ठीक है, तो रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये फिलहाल पेरू कंट्री में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और यही रीज़न है कि इन्होंने यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी है। ठीक है, इसके अलावा आजकल PBWRS1 भी न्यूज़ में है। आपको बताना है कि ये किस क्रॉप की नई वेराइटी है। तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक नई वीट की वेराइटी डेवलप की है जिसका नाम है PBWRS1, जिसमें कि हाई लेवल्स मौजूद हैं अमाइलोज स्टार्च के। ठीक है, जिसमें जो RS है इसका फुल फॉर्म क्या है? रेजिस्टेंट स्टार्च। तो ये जो नई वीट की वैरायटी है ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा, साथ ही जो मोटापा है उसको कम करेगा और टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क से भी फाइट करेगा और जो भी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं उनको एग्जेंट करेगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि PBWRS1 एक तरह की वीट की वैरायटी है, बस इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कैंडिडा ऑरिस, तो आप क्या जवाब देंगे? तो याद रखिएगा ये एक तरह का फंगस है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आजकल तेज़ी से फैल रहा है। हेल्थ रिस्क की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं और प्रॉब्लम क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट है किसी भी एंटी फंगल ट्रीटमेंट के लिए। तो आप इसको किसी भी एंटी फंगल ट्रीटमेंट से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और यूजुअली ये कहाँ पाया जाता है? जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं जो गलियों में घूमते रहते हैं उनके ईयर कैनल्स में। ठीक है, तो बहुत कॉमनली भी पाए जाते हैं और फिलहाल सबसे ज़्यादा ही पाए जाते हैं उन स्ट्रे डॉग्स में जो कि दिल्ली में रहते हैं। तो यही वजह है कि ये फंगस हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। याद रखिएगा ये एक वैरायटी है फंगस की। ओके, हु हैज़ बीन चोजन एज द रेसिपिएंट ऑफ 41st लोकमान्य तिलक अवार्ड? 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो 41st लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड कन्फर किया जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। और कौन देता है इसको? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। ठीक है, कब दिया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को? 1 अगस्त 2023 को। और इसको हर साल प्रेजेंट करती है ट्रस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ लोकमान्य तिलक्स डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को क्यों चूज किया गया है इस अवार्ड के लिए? इनके रिकॉग्निशन के लिए जो इन्होंने एक्सेप्शनल लीडरशिप के तौर पे अचीव किया है, साथ ही इनका जो एफर्ट है पैट्रियटिज्म को प्रमोट करने के लिए अमंग सिटीजन्स, यही सब रीजन है कि नरेंद्र मोदी जी को इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके पहले इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया था? इजिप्ट कंट्री ने इनको दिया है ऑर्डर ऑफ द नाइल का अवार्ड, जो कि इनका सबसे बड़ा ऑनर होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि ऑर्डर ऑफ द नाइल भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है और ये अवार्ड कौन सी कंट्री देती है? तो आंसर है इजिप्ट। कुछ और यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट नाम है जॉर्जी गॉस्पोडनोव का, जिन्होंने इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिसीव किया है। ठीक है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आंसर है बल्गेरिया। इसके अलावा फ्रांस कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया है टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, फिर इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, इनको मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड इस साल के लिए। और साथ ही आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि अब से ये अपने यहाँ पे मौजूद प्रिजन्स को बोलेंगे रिफॉर्म
होम्स। फाइन, इनको प्रिजन्स नहीं बोला जाएगा बल्कि रिफॉर्म होम्स बोला जाएगा। फिर इसके अलावा हाईएस्ट ऑनर जो है जर्मनी कंट्री का वो दिया गया है एंजेला मार्कल को। फाइन, ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम? अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को हाल ही में अप्रूव किया है और इसका एम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, ताकि जो रैपिड डेवलपमेंट है वो स्टिमुलेट हो सके और जो कल्चर है इनका वो सेफगार्ड हो सके, ताकि जो स्टेट की जगन्नाथ कम्युनिटी है उनके कल्चर को ये प्रमोट कर सकें। ठीक है, और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के दौरान ये भी रिवील किया गया कि 4000 करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट किए गए हैं स्टेट फंड से, ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस स्कीम का। ठीक है, तो आपको याद रखना है अमा ओडिशा नवीन ओडिशा नाम की स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम कुछ स्कीम्स की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है नमो शेतकारी महासम्मान योजना। ठीक है, और ये योजना कौन से स्टेट की है? महाराष्ट्र स्टेट की। इसका एम क्या था? फार्मर्स को सपोर्ट करना स्टेट के अंदर। फाइन, फिर सेकेंड स्कीम है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सीखो कमाओ योजना, और ये स्कीम है मध्य प्रदेश स्टेट की। फाइन, इसके अलावा थर्ड है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, और ये स्कीम है उत्तर प्रदेश की। इसका बेसिक एम क्या है? मिल्क प्रोड्यूसर्स को एम्पावर करना स्टेट के अंदर बाय एस्टैब्लिशिंग डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और फोर्थ है अन्नभाग्य स्कीम। इसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है। अन्नभाग्य स्कीम है कर्नाटका स्टेट की, और किस वजह से ये न्यूज़ में था? एक्चुअली इसके अंतर्गत फ्री राइस प्रोवाइड किया जाता है बीपीएल फैमिलीज को, और आजकल किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि इस स्कीम को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि स्टेट के पास प्रॉपर अमाउंट में या एनफ अमाउंट में राइस नहीं थे। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस स्कीम को लेके। और कर्नाटका के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धरामैया, और यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार। फाइन, नेक्स्ट है विच इंडियन कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद स्पेन्स नवंटिया फॉर इंडियन नेवीज P-75I सबमरीन प्रोग्राम बिड? किस भारतीय कंपनी ने भारतीय नौसेना की P-75I पनडुब्बी कार्यक्रम बोली के लिए स्पेन की नवंतिया के साथ सहयोग किया है? तो हाल ही में नवंतिया फ्रॉम स्पेन और लार्सन एंड टुब्रो ने ज्वाइन किया है फोर्सेस को बाय साइनिंग अ कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट जिसका नाम है टीमिंग एग्रीमेंट, और इसका एम क्या है? कटिंग एज टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल को प्रेजेंट करना इंडिया के एस्टीम्ड P-75 इंडिया सबमरीन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट 75 की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए इंडियन बिडर को मैंडेटरी है कि वो एक पार्टनरशिप डील करें किसी फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ, और फिर सक्सेसफुली कैरी आउट करें इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को, जिसमें कि डिलीवर किया जाएगा 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स जो कि इक्विप्ड होंगी विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा लार्सन एंड टुब्रो ने इस पर्पस के लिए कोलैबोरेट किया है स्पेन की नवंटिया के साथ फॉर इंडियन नेवीज P-75I सबमरीन प्रोग्राम बिड। यहाँ पे कुछ अगर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखें, थोड़ा पीछे जाके रिवाइज करेंगे, तो हमने बात करी थी ऑपरेशन करुणा की। ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया था इंडिया की गवर्नमेंट ने किस कंट्री की हेल्प के लिए? म्यांमार कंट्री के लिए। क्यों इनको हेल्प की जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन मोका ने इन कंट्री को इफेक्ट किया था। ठीक है, फिर बाद में जाके इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी भी लॉन्च किया था इसी के हाल फिलहाल। और क्यों लॉन्च किया था? ताकि सूडान में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ पे जो इंडिया के सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, और बहुत सारी हक्की पिक्की ट्राइब के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन की हेल्प से वहाँ से निकाला। और हक्की पिक्की एक ट्राइब है जो कि ज़्यादातर कर्नाटका स्टेट में रहती है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा उधर बीच पॉपुलर हुआ था। फिर आपको याद रखना है कि सीरिया कंट्री जो है वो फाइनली अरब लीग में फिर से रीएडमिट हो चुकी है आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, फिर इसके अलावा बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट हैं शहाबुद्दीन चुप्पू, और इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर अब्दुल हमीद को। फाइन, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में क्योंकि 6 महीने करंट अफेयर्स आते हैं तो कभी कभी इस तरह पीछे जाके भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच मंथ ऑफ द ईयर 2023 रिकॉर्डेड द हॉटेस्ट वीक एवर ऑन अर्थ? वर्ष 2023 का कौन सा महीना पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म सप्ताह दर्ज किया गया? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो जुलाई मंथ है इसका पहला वीक हॉटेस्ट वीक था
अब तक का इस पूरे प्लैनेट पे, ठीक है। किस वजह से था? तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से, और कुछ अर्ली स्टेजेस भी रीजन थे एल नीनो वेदर पैटर्न के, ठीक है। तो बस फिलहाल क्या याद रखना है कि जुलाई मंथ का जो पहला हफ्ता था वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट वीक साबित हुआ पूरे अर्थ पे अब तक का। अब यहाँ पे अगर हम कुछ डेज और थीम्स की बात करें तो फर्स्ट है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 15 जून को, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ प्रॉब्लम्स हैं लाइक अब्यूज़, अबेंडनमेंट और उनका मिसयूज़, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ठीक है। और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी क्लोजिंग द सर्कल। फिर सेकेंड है यहाँ पे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इस दिन को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 14 जून को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, ठीक है। फिर इसके अलावा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व करते हैं हम 12 जून को, और इस साल के लिए थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। कुछ और डेज की बात करेंगे तो वर्ल्ड मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जून को। इसके अलावा वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है 3 जून को। सबको कमेंट से बताना है कि वर्ल्ड बाइसिकल डे के लिए थीम क्या थी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क नेम्ड एज ओस्टियो एचआर नेट। किस संस्था ने ओस्टियो एचआर नेट नामक फ्रेमवर्क हाल ही में विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक कटिंग एज फ्रेमवर्क जिसका नाम है ओस्टियो एचआर नेट, जिसमें यूटिलाइज करते हैं डीप लर्निंग टेक्निक्स को टू ऑटोमेटिकली इवेलुएट द इंटेंसिटी ऑफ नी ओस्टियोआर्थराइटिस एक्स-रे इमेजेस को एनालाइज करके, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, इसकी पोटेंशियल है कि आइडेंटिफाई कर सकता है कि कंडीशन कितनी सीवियर है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इससे हेल्प मिलेगी रिमोट लोकेशंस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डायग्नोसिस बताता है, ठीक है। तो बस याद रखना है आपको कि ये फ्रेमवर्क किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है, तो आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो IIM कोझिकोडे को कुछ दिनों पहले रिकॉग्निशन मिला था इन द प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023। इसी के साथ ये टॉप 4 स्कूल्स में आ गया था इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि मुंबई की रैंक थी 6th किस लिस्ट में? इन द एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमंग 46 सिटीज़ ग्लोबली, और ये रिपोर्ट किसी थी नाइट फ्रैंक की। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के बारे में हमने बात करी थी कुछ दिनों पहले, और इसमें कर्नाटका को डिक्लेयर किया गया था एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। सेकेंड पोजीशन पे था इसमें तेलंगाना, और थर्ड पे था तमिलनाडु, ठीक है। तो आपको ये सारी न्यूज़ भी याद रखनी है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और द यूनियन टेरिटरी टू इंट्रोड्यूस ट्रायल रन्स ऑफ बसेस पावर्ड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन द्वारा संचालित बसों का परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अगले आने वाले महीनों में जो इनिशियल ट्रायल रन है उन बसेस का जो कि पावर्ड होती हैं हाइड्रोजन से, वो स्टार्ट हो जाएंगी उनका ट्रायल नई दिल्ली में, ठीक है। और बाद में जाके जो दूसरे स्टेट्स हैं वो भी इस पैटर्न को बहुत जल्द फॉलो करेंगे। और ये जो हाइड्रोजन पावर्ड बसेज हैं ये सिमिलर टू इलेक्ट्रिक बसेज ही होती हैं, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करता है फ्यूल सेल बैटरी के साथ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट जनरेटिंग एनी कार्बन एमिशन, ठीक है। तो इसका पहला ट्रायल रन कहाँ पे होने जा रहा है? नई दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है इंडिया का जिसने रिलीज किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि गृह ज्योति स्कीम कौन से स्टेट की है? ये कर्नाटका स्टेट की स्कीम है। इसके अंडर में 200 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर दिया जाएगा सभी घरों को कर्नाटका स्टेट में, फाइन। फिर हमने ये भी देखा था कि फाउंडेशन स्टोन कोचीन फिशरीज हार्बर की कुछ दिनों पहले ही रख दी गई है। कहाँ पे? केरला स्टेट में। और कितनी लागत के साथ? तो 169 करोड़ रुपीज़। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इनिशिएटिव में कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, और इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रुपाला। विच सिटी होस्टेड द लेजर नेशनल चैंपियनशिप? लेजर नेशनल चैंपियनशिप की मेज़बानी किस शहर ने करी है? तो 37th हैदराबाद सेलिंग वीक 2023 और लेजर नेशनल चैंपियनशिप कंक्लूड हो चुका है ऑन अ ग्रैंड नोट। कहाँ पे? सिकंदराबाद सेलिंग क्लब में। और इस इवेंट को किसने किसने ऑर्गेनाइज किया? EME सेलिंग एसोसिएशन, लेजर क्लास एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सिकंदराबाद सेलिंग क्लब ने मिलकर, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट डिजाइन सेंटर ऑफ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच सिटी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के उत्पाद डिजाइन केंद्र का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो प्रोडक्ट डिजाइन सेंटर एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग कोलकाता में ऑफिशियली इनॉग्रेट हो चुका है और ये जो नया एस्टैब्लिश्ड सेंटर है ये इक्विप्ड होगा विद एडवांस सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज। डिफरेंट तरह की इसमें फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी लाइक सिस्टम डिज़ाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, आइडिएशन एंड फैब्रिकेशन। ठीक है, तो इस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया कोलकाता में। देखिए, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो ऑपरेशनलाइज करती है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को, तो ये है नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, और इसकी बात करें अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की, तो ये 10,000 करोड़ रुपए का फंड है जिसको कि इस साल के बजट में अनाउंस किया गया था। और इसका पर्पस क्या है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में। ठीक है, तो जिसका इनिशियल कॉर्पस है वो मैनेज करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक और इस फंड को क्रिएट किया गया है टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें कि स्टेबल और प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर क्रिएशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ पे? टियर 2 और टियर 3 की सिटीज़ में। फाइन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम चलते हैं हमारी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम कहीं ना कहीं पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब आपको इनका जवाब कमेंट्स में बताना है। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो आपको नहीं आते वो आप अपने दूसरे फ्रेंड के आंसर से टैली करके याद कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस, मीनू ज़हद सना साइनिंग ऑफ।